शुभ प्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अध्याय 16 वाक्य विचार का अध्ययन करेंगे। वाक्य विचार के अंतर्गत हम वाक्य की परिभाषा को जानने समझने, इसके गुण एवं किस प्रकार से यह बनते हैं उनको जानने का अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, पदों के व्यवस्थित समूह को जिससे वक्ता के कथन का अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट होता है वाक्य कहलाता है। अर्थात वाक्य वह है जिसमें पद व्यवस्थित हों और उसका अर्थ पूर्ण रूप से समझ में आए। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई को वाक्य कहा जाता है। वाक्य के कुछ गुण होते हैं जिनसे पता चलता है कि यह वास्तव में एक सही वाक्य है। एक अच्छे वाक्य में आकांक्षा, योग्यता, निकटता, पदक्रम एवं अन्वय, इन पांचों गुणों का समावेश होता है। अर्थात व्याकरण की दृष्टि से एक शुद्ध वाक्य वही होता है जो बोलने वाले के भावों विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करता है। जैसा कि मैंने बताया कि 5 गुण होते हैं, तो सबसे पहला गुण मैंने बताया था, जो मैंने 5 गुण बोले उसमें पहला है आकांक्षा यानी इच्छा। वाक्य पदों के मेल से बनता है, ये हम पहले जान चुके हैं। कोई भी वाक्य किसी जिज्ञासा को शांत करता है, यह जिज्ञासा ही आकांक्षा कहलाती है। जब हम वाक्य को अपूर्ण छोड़ देते हैं तो जानने वाले की, सुनने वाले की जिज्ञासा बढ़ती है कि आगे क्या आएगा, क्या बात ये कहना चाहता है। अर्थात इस वाक्य में कौन से पद आएंगे जो हमारी जिज्ञासा को पूर्ण करेंगे। तो यह आकांक्षा, यह इच्छा उसमें होनी चाहिए। जैसे आपकी स्क्रीन पर है नवीन को। अब को के बाद अगर हम छोड़ दें तो जो सुनने वाला है वो हमसे जरूर पूछेगा कि भाई नवीन को क्या, तब उसको पूरा बताएंगे कि नवीन को भारत एक खोज नाम की पुस्तक चाहिए। ये जो भारत एक खोज पुस्तक चाहिए, ये वो इच्छा है जो हमारी जिज्ञासा को पूर्ण करती है, इसलिए आकांक्षा होनी चाहिए। दूसरा है योग्यता। योग्यता का मतलब है कि वाक्य शब्दों का, पदों का सही अर्थ दे। जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है, मनुष्य घास खाता है। मनुष्य घास नहीं खाता, इसका मतलब सही अर्थ समझ में नहीं आता है। अब इसको हम कर देते हैं मनुष्य रोटी खाता है, तो सही अर्थ स्पष्ट होता है। तो यह पद की योग्यता कहलाती है कि वह सही अर्थ का ज्ञान कराए। सही अर्थ का ज्ञान कराने की क्षमता को योग्यता कहते हैं। तीसरा पॉइंट आता है निकटता। निकटता का अर्थ है कि शब्दों में कहीं भी दूरी नहीं होनी चाहिए। जब हम वाक्य लिख रहे हैं तो उसके शब्द दूर दूर नहीं होने चाहिए। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण है, करीना की गुड़िया टूट गई। अब गुड़िया टूट गई के बीच में डॉट 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 दिया हुआ, मतलब गैप दिया हुआ है। ये गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाक्य में अगर कहीं भी उच्चारण देर से होता है शब्दों का, पदों का, तो वाक्य के अर्थ को समझने में रुकावट आ जाती है। इसलिए शब्द यानी कि जो पद हैं वाक्य के, वे पास पास होने चाहिए। ये निकटता होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है पदक्रम। वाक्य के पदों का क्रम सही होना चाहिए। कर्ता, कर्म, क्रिया, इस प्रकार से उसके बीच में यथा आवश्यकता अनुसार कारक के चिन्हों का यानी परसर्ग या विभक्तियों का सही प्रयोग होना चाहिए। जैसे आपके स्क्रीन पर है, खरीद चंचल ली हरी एक ने पोशाक। अब इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये अर्थ क्या है। अब क्योंकि हम पढ़ते हैं तो इसलिए हम उसको समझ सकते, लेकिन समझने में बहुत समय लगता है, इसलिए इसमें पदक्रम संबंधी अशुद्धि होती है। तो हम इसको सही करेंगे तो ये हो जाएगा, चंचल ने एक हरी पोशाक खरीद ली। इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले सभी शब्दों यानी पदों का क्रम निश्चित होता है, वह सही होना चाहिए। वाक्य के गुणों में जो 5वां बिंदु आता है वह है अन्वय। अन्वय का मतलब है एक रूपता या एक जैसा होना।
व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य के पद सही तरीके से व्यवस्थित हों, यह अन्वय कहलाता है। अर्थात जो क्रिया है वह कर्ता के अनुसार सही होनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि सभी लड़कियां और लड़के खेलने लगी, अब इसको सुधार दीजिए, सभी लड़कियां और लड़के खेलने लगे। ये लड़कियां और लड़के बहुवचन शब्द बन जाता है, इसलिए लगी जो क्रिया है वह गलत हो जाती है, इसकी जगह क्रिया लगे होगा। इसी प्रकार से एक वाक्य और है, दोनों बहनों ने भाई को राखी बांधा। जब दो बहनें हैं तो दो राखी होगी, तो उसके अनुसार बांधी, राखी के अनुसार जो क्रिया का लिंग है वह स्त्रीलिंग हो जाएगा, इसलिए यहाँ अन्वय गलत हो गया। ये हमने शब्द शुद्धि जो पाठ पढ़ा था वाक्य संशोधन वाला, उसमें भी हम लोगों ने अन्वय का प्रयोग देखा था, पदक्रम संबंधी अशुद्धि भी देखी थी। तो ये इस प्रकार से वाक्य से संबंधित 5 गुण हैं जो हमें बताते हैं कि अगर इनमें से एक भी गुण कम है तो वह सही वाक्य नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। इसे इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहा जाता है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहते हैं या बताते हैं उसे उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट कहते हैं, और जो उद्देश्य के बारे में बताया जा रहा है वह विधेय यानी कि प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे हमारे पास उदाहरण है, पक्षियों ने दाने चुग लिए। यहाँ पर पक्षियों ने जो शब्द है ये उद्देश्य है। एक और उदाहरण है आपके स्क्रीन पर, गरीब आदमी को भोजन दो। भोजन किसको देना है? गरीब आदमी को, ये उद्देश्य है। अब हम इसके बारे में क्या है, भोजन दो, ये पीछे जो भोजन दो आ रहा है ये हो जाएगा प्रेडिकेट यानी कि विधेय। इसी प्रकार से दाने चुग लिए, ये जो दाने चुग लिए शब्द हैं ये हो जाएगा विधेय। आपकी स्क्रीन पर दूसरा पॉइंट विधेय का आ रहा है, जिसमें एक बार अलग से समझाया गया है। उद्देश्य के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। समाचार पत्र में अनोखी घटना छपी है। ये अनोखी घटना कहाँ छपी है? समाचार पत्र में। तो समाचार पत्र का विस्तार किया जा रहा है अनोखी घटना छपी के द्वारा, ये विधेय है। इसी प्रकार से अतुल क्या कर रहा है? साइकिल चला रहा है। ये साइकिल चला रहा है जो है ये अतुल को बढ़ा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये विधेय है। इसी प्रकार से अब हम ये देखते हैं कि उद्देश्य का विस्तार क्या होता है और विधेय का विस्तार क्या होता है। जब हम ये कहते हैं कि बालक खेल रहा है तो इसमें उद्देश्य कौन है, काम कौन कर रहा है? बालक कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको कह देते हैं एक नटखट बालक खेल रहा है। तो बालक कैसा है? एक है और नटखट है। ये उद्देश्य का विस्तार हो गया। अर्थात जो काम करने वाला है उसके बारे में कुछ और विशेष बातें हम जोड़ देते हैं तो वह उद्देश्य का विस्तार हो जाता है। जैसे पेड़ गिर गया, अब पेड़ के आगे हम कह देते हैं आम का पेड़ गिर गया। हम और बड़ा कह देते हैं एक आम का पेड़ जो लंबा था। ये जो पूरा शब्द है ये उद्देश्य का विस्तार हो जाता है। इसी प्रकार से विधेय का विस्तार होता है। दीपक पढ़ रहा है, पढ़ रहा है शब्द विधेय है। अब हम इसको कह देते हैं दीपक पुस्तक पढ़ रहा है, या दीपक रोचक कहानियाँ पढ़ रहा है, दीपक बहुत सुंदर सी किताब में लिखी हुई चलचित्र की कहानियाँ पढ़ रहा है। तो ये जो दीपक के बाद वाले शब्द हैं ये विधेय के विस्तार को प्रकट करते हैं। इस प्रकार से हम इन सबको और बड़ा कर सकते हैं। किसी भी बात को बड़ा करना यहाँ पर विस्तार कहलाता है। अब वो उद्देश्य का भी हो सकता है और विधेय का भी हो सकता है। इस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम जानेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के 2 प्रमुख आधार हैं जिनसे हम उसका भेद कर सकते हैं। सबसे पहला है रचना के आधार पर वाक्य भेद, और दूसरा है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर यानी कंस्ट्रक्शन करना, वाक्यों को बनाना, इसके आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल या साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में सामान्य क्रिया का प्रयोग होता है और संयुक्त वाक्य में 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है, और मिश्र वाक्य में योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। योजक शब्द वे होते हैं
जो इंग्लिश में आइदर और, नाइदर नॉर, सो दैट, सच दैट, थस, एल्दो के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में हम कहते हैं जब तब, जो सो, जैसा वैसा, ज्यों ही त्यों ही, जैसे जैसे, वैसे वैसे, जहाँ जहाँ, वहाँ वहाँ, क्योंकि इसलिए, यद्यपि हालांकि, जिसकी उसकी, जो सो। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये मिश्र वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। संयुक्त वाक्य में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे हैं और, अथवा, या, तथा, किंतु, परंतु, केवल अकेला इसलिए, अकेला क्योंकि। ये जो शब्द आते हैं ये दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, इसलिए ये कनेक्टर, कनेक्टिव या संयोजक शब्द कहलाते हैं और ये संयुक्त वाक्य बनाते हैं क्योंकि ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर उदाहरण दिया हुआ है सरल वाक्य का। कल विद्यालय बंद रहेगा, बाजार खूब सजा है, किसान खेत जोत रहा है, बापू हमारे राष्ट्रपिता हैं। इनमें केवल एक ही प्रकार का काम हो रहा है। जब हम संयुक्त वाक्य को देखते हैं तो इसमें दो एक जैसे वाक्य या दो अलग अलग वाक्य आपस में जुड़े हुए होते हैं। वे योजक शब्दों से जुड़े हुए होते हैं जिनके बारे में हम लोगों ने पद परिचय पढ़ते समय समुच्चय बोधक अव्ययों से सीख ली थी, उनसे हमने जाना था। संयुक्त वाक्य देखिए, नेताजी सभा में आए और सभा शुरू हो गई। यह वाक्य संयुक्त वाक्य क्यों है? क्योंकि इसमें नेताजी सभा में आए पहला वाक्य है, सभा शुरू हो गई ये दूसरा वाक्य, इन दोनों को और से जोड़ा गया है। हम इसको वापस सामान्य या साधारण वाक्य भी बना सकते हैं। सामान्य या साधारण वाक्य बनाने के लिए कर, करके, ही, भी इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। हम इसको कर देंगे, नेताजी के सभा में आते ही सभा शुरू हो गई। ये एक सामान्य वाक्य हो गया। एक और उदाहरण आपके स्क्रीन पर है, बादल गरजे और वर्षा आ गई। यहाँ पर भी और शब्द का प्रयोग है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। इसको सामान्य वाक्य बनाना है तो हम क्या कर देंगे, बादलों के गरजते ही वर्षा आ गई। इसी में आपका तीसरा वाक्य है, आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी। ये विकल्पात्मक वाक्य है। हम इसको सामान्य वाक्य में बनाएंगे, आप चाय कॉफ़ी में से अपनी पसंद बताइए, या आप चाय कॉफ़ी क्या पिएंगे। एक और वाक्य है, जल्दी करो अन्यथा देर हो जाएगी। अब जल्दी करो एक अलग वाक्य है, देर हो जाएगी अलग वाक्य है, इसको अन्यथा से जोड़ा गया है। जल्दी करिए देर नहीं होगी, अगर हम जल्दी करेंगे तो देर नहीं होगी, ये सामान्य वाक्य बन जाएगा। एक और वाक्य है संयुक्त वाक्य में, रमेश ने बहुत परिश्रम किया परंतु सफलता नहीं मिली। परंतु से इसको जोड़ा है, केवल परंतु है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसको रमेश के बहुत परिश्रम करने पर भी सफलता नहीं मिली। इस प्रकार संयुक्त वाक्य से साधारण वाक्य बनाने के लिए करके, भी, ही इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर इन वाक्यों में सामान्य क्रिया का प्रयोग करते हैं जिससे ये साधारण या सामान्य वाक्य बन जाते हैं। इस प्रकार संयुक्त वाक्य से सामान्य वाक्य बना सकते हैं। आइए अब हम मिश्र वाक्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मिश्र वाक्य में दो वाक्य एक दूसरे के ऊपर आधारित होते हैं, आश्रित रहते हैं। इसमें एक वाक्य का अर्थ दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है। आपकी स्क्रीन पर आप देखिए कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब क्या, प्रश्न पूछिए क्या, तो कोई उत्तर नहीं मिलता है। जब हम इसके आगे सवेरा लिख देते हैं तो ये वाक्य पूर्ण होता है। जो परिश्रमी है वह क्या है, वह के आगे लगा देते हैं क्या, तो यहाँ तक इस वाक्य का अर्थ सही सिद्ध नहीं होता है। लेकिन जब हम लिख देते हैं सफल है तो उसका अर्थ निकलकर सही सामने आता है और हमें बात समझ में आती है। किसी भी वाक्य को समझने के लिए उसका अर्थपूर्ण होना आवश्यक है, जिसे हम आकांक्षा कहते हैं। योग्यता पद की होनी जरूरी है। माँ ने कहा था कि, क्या कहा था, अगर हम ये नहीं लिखें तो हमें बात समझ में नहीं आएगी, वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, उसमें व्यवधान उपस्थित होगा, तो ये
इस प्रकार के वाक्य जो कि एक दूसरे से की, क्योंकि, इसलिए, ज्यों त्यों, जैसे जैसे, वैसे वैसे या जैसे वैसे, हालांकि, यद्यपि, इस प्रकार के योजक संयोजक शब्दों से जुड़े हुए होते हैं, वे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। आपके स्क्रीन पर उदाहरण हैं। ज्यों ही मैं उतरा त्यों ही बस चल दी, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा वैसे वैसे जंगल घना होता चला गया, जहाँ जहाँ तुम जाओगे वहाँ वहाँ मैं आऊँगा, क्योंकि उसे कुछ मालूम न था इसलिए वह चुप रहा। देखिए, क्योंकि और इसलिए का प्रयोग हुआ इसमें। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जब तुम आओगे तब मैं भी आऊँगा, जो मीठा बोलता है वह मेरा मित्र है। तो आपका मित्र कौन सा है? जो मीठा बोलता है। इस प्रकार से दो वाक्य और उनके अर्थ परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार के वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। अब हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद जानेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य, जिसे सामान्य या साधारण वाक्य या विधिवाचक वाक्य भी कहा जाता है। इस विधानवाचक वाक्य को हम निषेधवाचक वाक्य यानी कि नकारात्मक वाक्य, इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस, में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। नेक्स्ट होता है प्रश्नवाचक यानी इंटेरोगेटिव वाक्य। चौथे नंबर पर आता है इम्पेरेटिव आज्ञावाचक वाक्य। फिर आता है संदेहवाचक वाक्य डाउट। फिर आता है संकेतवाचक वाक्य और फिर आता है इच्छावाचक वाक्य और उसके बाद आता है विस्मयादि बोधक वाक्य। ये 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। विद्यार्थी पढ़ रहा है, ये सामान्य वाक्य है जिसमें किसी बात की स्वीकारोक्ति होती है, किसी बात को स्वीकार किया जाता है, किसी के बारे में कोई बात बताई जाती है, वह विधानवाचक वाक्य होता है। आपके स्क्रीन पर सभी उदाहरण भी हैं। बादल गरज रहे हैं, सूरज चमकता है, अध्यापिका पढ़ा रही थी। ये विधानवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, निषेधवाचक वाक्य में बदल देते हैं। हम करते हैं विद्यार्थी नहीं पढ़ रहा है, बादल नहीं गरज रहे हैं, सूरज नहीं चमकता है, अध्यापिका नहीं पढ़ा रही थी। ये नहीं लगने से निषेधवाचक हो गए, नेगेटिव सेंटेंस बन गए। अगर हम इनको प्रश्नवाचक वाक्य बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं विद्यार्थी क्या पढ़ रहा है या क्या विद्यार्थी पढ़ रहा है, बादल कैसे गरज रहे हैं, सूरज कैसा चमकता है, अध्यापिका क्या पढ़ा रही थी, सूरज कहाँ चमकता है, अध्यापिका किनको पढ़ा रही थी। इस प्रकार से प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं। अगर हमें इन्हें आज्ञावाचक बनाना हो, जिसमें आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना, अनुमति इत्यादि होती है, अगर वैसे वाक्य बनाने हैं तो हम उसमें भी बना सकते हैं विद्यार्थी मत पढ़ो या विद्यार्थी पढ़ो। जिनके पीछे ओ लग जाता है तो वे विधानवाचक वाक्य से या निषेधवाचक वाक्य से या प्रश्नवाचक से आज्ञावाचक में बदल जाते हैं। इंग्लिश में इनमें शुड, वुड, में इत्यादि का प्रयोग होता है। हम कहते हैं सदा सत्य बोलना चाहिए, ये उपदेश है। एक गिलास पानी लाओ, ये आदेश है। मुझे अब चलना चाहिए, ये हम अनुमति मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं। और फिर मुझे 1 दिन का अवकाश दे दीजिए, ये प्रार्थना है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं ये आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। फिर डाउट, संदेह, जिसमें हम संभावना या शायद शब्द का प्रयोग करते हैं। इनमें इंग्लिश में मे बी का प्रयोग होता है, MAYBE, इन शब्दों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। अब देखिए संदेहवाचक वाक्य, जिसमें शायद, संभवतया, संभावना या हो सकता है जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वर्षा होने की संभावना है, शायद मेरी लॉटरी निकल आए, हो सकता है मैं घूमने जाऊं, पल्लवी संभवतः लौट आए। इन सभी वाक्यों में होने की संभावना, शायद या हो सकता है, संभवतः, ये सभी शब्द वाक्य में होने या न होने के बीच असमंजस की स्थिति प्रकट करते हैं, इसलिए ये संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब हम देखते हैं संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य
मिश्र वाक्यों के समान होते हैं। यहाँ सारा परिणाम कारण पर निर्भर होता है। यदि कारण नहीं होगा तो परिणाम नहीं होगा। इस प्रकार के वाक्य यदि से प्रारंभ होते हैं या क्योंकि से प्रारंभ होते हैं। आपके स्क्रीन पर उदाहरण है, यदि सावधानी बरती जाए तो दुर्घटना रोकी जा सकती है। दुर्घटना कब रोकी जा सकती है? यदि सावधानी बरती जाए। परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। सफलता कब मिलती? परिश्रम किया होता तो। स्वस्थ कब रहेंगे? यदि खान पान पर ध्यान दोगे। फसल अच्छी कब होगी? यदि वर्षा होगी। तो ऐसे वाक्य जिनमें कारण और परिणाम दोनों साथ आते हैं वे संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। फिर हम जानकारी प्राप्त करते हैं इच्छावाचक वाक्य की। विजय भाव, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ईश्वर करे आज वर्षा आ जाए, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं जिसमें इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामनाएं का बोध होता है वे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में मन की सद्भावनाओं, सद इच्छाओं, शुभेच्छाओं या श्राप, कोसना, बुराई भलाई, बद्दुआ या दुआ, इस प्रकार के भावों को प्रकट किया जाता है। अब हम इसके अंतिम भेद विस्मयादि वाचक यानी कि एक्सक्लेमेटरी वाक्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जिस वाक्य से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा इत्यादि का बोध होता है वह विस्मयवाचक वाक्य कहलाता है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, छी कितनी बदबू आ रही है, ओह बहुत बुरा हुआ, अरे यह दुकान कब खुली, ये सभी वाक्य विस्मयवाचक वाक्य हैं। इन सभी को हम परस्पर इंटरचेंज भी कर सकते हैं, आपस में बदल भी सकते हैं। जैसे हमने देखा था विधानवाचक वाक्य, विद्यार्थी पढ़ रहा है, इसको विस्मयादि वाचक में बदलना हो तो हम क्या करेंगे? अरे विद्यार्थी पढ़ रहा है, वाह विद्यार्थी पढ़ रहा है, क्या विद्यार्थी पढ़ रहा है। इस प्रकार से हम उसको चेंज कर सकते हैं। अगर हम विधानवाचक वाक्य को इच्छावाचक वाक्य में बदलना हो तो क्या करेंगे? ईश्वर करे कि विद्यार्थी पढ़ें, विद्यार्थियों को उनकी अच्छी पढ़ाई के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। इस प्रकार से हम उनको परिवर्तित कर सकते हैं। इसी प्रकार से विद्यार्थी पढ़ो यह आज्ञावाचक वाक्य बन गया। काश विद्यार्थी पढ़ें इच्छावाचक हो गया। विद्यार्थियों के पढ़ने की संभावना है, आज विद्यार्थी आ सकते हैं, ये संदेहवाचक हो गए। यदि विद्यार्थी पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे, ये संकेतवाचक हो गया। इस प्रकार से वाक्यों को परस्पर परिवर्तित भी किया जा सकता है और आपकी परीक्षा में इस प्रकार से वाक्यों को परस्पर परिवर्तित करने संबंधी प्रश्न उत्तर भी आ सकते हैं। इस अध्याय के अंत में जो अभ्यास माला दी गई है उसके आधार पर आप अपने आप को कुशल एवं प्रवीण बनाएं। यदि फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको इस बारे में और जानकारी दे सकते हैं या समझा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।